नमस्कार दोस्तों, ग्लिम्स ऑफ हिस्टोरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूरोप की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो ये उसका पहला पार्ट है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। अगर हम इसको एक लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे तो वो 50 से 1 घंटे तक का समय ले पार्ट्स में डिवाइड करते आऊँगा। तो ये इसका पहला पार्ट है। हम एक इंट्रो जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपने चैनल के बारे में चेक कर रहा था तो मैंने उसमें देखा कि हमारे 59.8% व्यूअर्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 60% हमारे व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ उस मेहनत का फल और मुझे मोटिवेशन आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलता है। तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट कीजिए, बस सब्सक्राइब करके मुझे चैनल। तो खैर अब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में समझते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के इंट्रो के बारे में भाई, यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पार्टनरशिप का एक काफ़ी अच्छा रूप होता है। और यूरोपियन यूनियन ये एक चीज़ दिखाता है कि अगर रीजनल पीस चाहिए ना, अगर एक रीजन में पीस होना चाहिए तो वो किसी ना किसी एक स्ट्रॉन्ग पैक्ट से होना चाहिए। इससे हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि सार्क, बिम्स्टेक जैसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जोड़ के रखती है वो कितना इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगर सार्क को बढ़ावा मिले। सार्क का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट में बताइए। तो सार्क जितना ज़्यादा ग्रो करेगा, जितने ज़्यादा कंट्रीज आएंगी एशिया में उतना ही पीस रहेगा। सेम चीज़ था वर्ल्ड वॉर 2 के समय, बहुत लड़ाई खराब हुआ, बहुत मार काट मची, फिर यूरोपियन यूनियन आया और कितना स्टेबल हो गया अब यूरोप। अब सोचो कितनी दोस्ती यारी है अब इन कंट्रीज़ के बीच में, काफ़ी स्टेबल हो चुका है। आज आप घूमोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। करेंसीज इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी काफ़ी पावरफुल इकोनॉमीज़ है, डिफेंस से काफ़ी वर्ल्ड पावर के रूप में है, इनके पास काफ़ी बड़े बड़े फाइटर जेट्स हैं। इसका रीज़न है कि आपस में लोग लड़ते नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने ईगो को साइड कर एक पैक्ट बनाया। उस पैक्ट का नाम इन्होंने रखा यूरोपियन यूनियन, EU। तो ये इससे एक लेसन लेने वाली बात है कि एशिया में इतने मारकाट हो रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ से, अगर हम साथ देखें। हर कंट्री को अपनी ईगो, अपनी प्राइड को साइड रखकर अगर वो इस चीज़ पर फोकस करेंगे ना तो फिर ये एक काफ़ी पीसफुल रीजन और काफ़ी पीसफुल कॉन्टिनेंट, एक काफ़ी ग्रो करने वाला कॉन्टिनेंट निकल सकता है। क्योंकि एशिया के पास पोटेंशियल बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेकर चलती है, बहुत बड़ी मैन पावर है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास पोटेंशियल है। अगर ये जुड़ जाए तो कितनी बढ़िया दुनिया मिलेगी, पीसफुल दुनिया रहेगी। आप सोच के देखो कितना पीसफुल दुनिया रहेगा कि यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ हमें टेक्नोलॉजी देती हैं, एशिया, अफ्रीका, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आबादी है, तो ये उनके साथ जुड़कर अपना लेबर दें, अपना मैन पावर दें, तो ये काफ़ी पीसफुल दुनिया और एक काफ़ी मदर अर्थ को खुश करने वाली एक बहुत अच्छी दुनिया हम लोग को देखने को मिलेगी। तो यूरोपियन यूनियन इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। इससे पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए कि एक पीसफुल कॉन्टिनेंट का पीसफुल रीजन बनाने के लिए एक ऐसा पैक्ट चाहिए होता है, यूरोपियन यूनियन जैसा पैक्ट चाहिए होता है, जो कि इकोनॉमिकली पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसमें 27 देश आते हैं। ये 1950s के आसपास बना था, इसमें कुल मिलाकर 27 देश आते हैं। वो आप इधर देख सकते हैं इस मैप में। 1 जनवरी 2021 को यूके से अलग हो गया था, तो ये 28 से 27 देश हैं इसमें, जो कि इंटर गवर्नमेंटल डिसीजंस लेती है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि यूरोपियन यूनियन का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तब आप
फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ऐसा नहीं है। फ्रांस का, अगर फ्रांस सबसे बड़ी कंट्री है और बड़ी का सबसे पावरफुल कंट्री है फ्रांस, तो फ्रांस का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके ऊपर फ्रांस की सरकार को यूरोपियन यूनियन की कुछ बातें माननी पड़ेंगी। कुछ यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी फ्रांस में लगेगा। जैसे वीज़ा फ्री ट्रैवल है, अब जैसे कि फ्रांस और जर्मनी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो अगर फ्रेंच नागरिक, फ्रेंच सिटीजन को अगर जर्मनी जाना है तो उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना पासपोर्ट दिखाइए कि मैं फ्रांस का हूँ, फ्रेंच हूँ, बस आपको अंदर जाना चाहिए। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो कि EU यानी यूरोपियन यूनियन का है, जो लागू होता है। एक और चीज़ है कि जो भी कंपनियाँ आती हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, OTT कंपनीज़, ये जो भी अपना चेंजेस या जो भी अपना जो लाती हैं सामान, जो भी अपना कुछ लाती हैं, वो यूरोपियन यूनियन के आधार पर लाती है, ना कि फ्रांस बंद को बताए। अब जैसे अगर एक रूल्स लाने हैं, अगर OTT रूल्स लाने हैं, जैसे कि व्हाट्सएप आप ये करो, तो वो फ्रांस नहीं बताएगा, वो यूरोपियन यूनियन बताएगा। तो यूरोपियन यूनियन का एक हेड होता है जो ये सब बताता है। तो आप समझ गए ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी फेजेस में डिवाइडेड है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसको सुनने से पहले। ये जो भी मैं अपना सोर्स ला रहा हूँ, वो सोर्स यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट से है। यूरोपियन यूनियन की जो वेबसाइट है, जो वो देते हैं, उस वेबसाइट से मैंने इस सारे इन्फॉर्मेशन लाई है। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं कहीं उठा के नहीं ला रहा हूँ, ये यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये सारा मटीरियल उठाया। तो यूरोपियन यूनियन की अगर हिस्ट्री के बारे में जाने तो ये काफ़ी स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। तो पहला स्टेज है 1945 टू 1959। ये 14 साल का या 15 साल का जो स्टेज है, इसको एक टैग दिया गया। वो टैग है अ पीसफुल यूरोप, द बिगिनिंग ऑफ द कोऑपरेशन। आज अगर आप यूरोप पे जाओगे ना, तो आपको यूरोप काफ़ी पीसफुल कॉन्टिनेंट लगेगा। आपको लगेगा कि भाई काफ़ी अच्छा कॉन्टिनेंट है, काफ़ी कल्चर्ड लोग हैं, लोग हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी अच्छे दिखाते हैं। आपको परेशानी में देखेंगे तो कुछ भी, मतलब अपना लॉस करके लेकिन आपको प्रॉफिट में रखेंगे। ऐसी जो चीज़ें हैं, टूरिस्टों का काफ़ी ख्याल रखेंगे। ये सब जैसी जो चीज़ें हैं ना, जो यूरोप में आज आप देखते हो, ये आज से 80 साल पहले नहीं थी। आज से 70-80 साल पहले ये चीज़ें यूरोप में नहीं थी। अगर कोई फ्रेंच हो और ज्यू हो और वो जाए जर्मनी में, तो जर्मनी में उसको काट दिया जाएगा। अगर वो फ्रेंच हो और जाए जर्मनी में, तो भी उसको काट दिया जाएगा। या फिर जर्मन हो, वो फ्रांस में है, उसको भी काट दिया जाएगा। कल्चर वहाँ के लोग नहीं थे। एकदम भयानक रेसिज्म चलता था। रेसिज्म सिर्फ एशियन अमेरिकन से नहीं या अफ्रीकन से नहीं, आपस में भी इनका बहुत रेसिज्म चलता था कि भाई तुम जर्मन हो तो तुम्हारे साथ हम रेसिज्म करेंगे। अगर जर्मन है और फ्रांस में आप काम कर रहा है, अगर उसके पास बहुत पैसा है, काफ़ी पैसे वाला बंदा है, तो फिर तो उसको काफ़ी अच्छे से रखा जाएगा। लेकिन नॉर्मल मिडिल क्लास वाला बंदा है तो फिर उसके साथ बहुत रेसिज्म किया जाता था। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो 6 कंट्रीज़ थी, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग और नेदरलैंड्स, यानी कि बेनेलक्स कंट्रीज़ और जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये 6 कंट्रियों ने मिलकर एक गुट बनाया, एक पैक्ट साइन किया, और उस पैक्ट का नाम था यूरोपियन यूनियन। और इसका सोल मोटो था कि जो इतना कुछ मार काट चल रहा है यूरोप में, इसको शांत कर दें और एक पीसफुल यूरोप का हम लोग स्थापना करें। तो 1945 से 1959 तक एक बेस रखा जाता है, एक नींव रखी जाती है यूरोपियन यूनियन की, टू एंड द फ्रीक्वेंट एंड ब्लडी वॉर्स बिटवीन द यूरोपियन नेबर्स। तो ये एक कह सकते हो काफ़ी नींव की तरह यूरोप के काफ़ी पीसफुल बनने का एक जो स्टेपिंग स्टोन था, वो था यूरोपियन यूनियन, जिसकी स्थापना हुई 1945 में। और 1945 से 1959 को एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री माना जाता है, जिसको टैग लाइन दिया गया है अ पीसफुल यूरोप, द बिगिनिंग ऑफ द कोऑपरेशन। नेक्स्ट आता है फेज 1960 टू 1969 का। इसको टैग दिया जाता है अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इस पीरियड में यूरोप की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है और काफ़ी अच्छे से कंट्रीज प्रॉस्पर करती हैं। यहाँ के लोगों की लिविंग स्टाइल काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद एक के बाद एक जो इकोनॉमिक स्टेप्स लिए गए, वो काफ़ी हेल्प करती है यूरोप को पीसफुल होने के लिए। क्योंकि देखिए,
जब एक कंट्री की इकोनॉमी बराबर आएगी ना, या फिर कोई बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बराबर रहेगा, तो देखिए सब ईयू के अंडर में है, मैंने आपको बताया ईयू का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो वो कहेगा भाई मतलब जो ईयू की ग्रोथ रहेगी वो उसको अगर आप डिवाइड कर दो तो इक्वल ग्रोथ रहेगी। तो जब इक्वल इकोनॉमी रहती है ना, तो अगर कोई जर्मन जाए फ्रेंच में, तो अगर वो उसे रेसिज्म करने की कोशिश करेगा तो वो कहेगा भाई मैं तुम्हारे बराबर, आपको क्यों मुझसे रेसिज्म कर रहे हो, मैं तो वही औकात रखता हूँ जो आपकी औकात है। तो वो रेसिज्म करने से थोड़ा बचेंगे, उनको थोड़ा लो कास्ट का नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता भाई इसके पास भी अपने कंट्रीज़ में उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितना मुझे है मेरी कंट्री में। तो इससे आपस में रेसिज्म काफ़ी कम हो जाता है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी यूरोप की, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यूरोप के काफ़ी पीसफुल कॉन्टिनेंट में बनने। तो इन्होंने आपस में जो इनका ये जो पैक्ट था, इन्होंने आपस में फूड प्रोडक्शन किया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो फूड होता है वो फ्रांस जर्मनी सब प्रोड्यूस करते हैं और ईयू को देते हैं, फिर ईयू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है सप्लाइजेशन, और हर कंट्री में फूड प्रोडक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो किसी का सरप्लस हो गया, अगर कोई सरप्लस दे रहा है तो फिर भी उसको उतना हिस्सा मिलेगा जिसको उसको उतना मिलता है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा संगठन है यूरोपियन यूनियन, और इसकी वजह से लोगों को उतना मिल जाता है, उतना खाना मिल जाता है जिससे वो अपना पेट भर सके, भूखा नहीं सोना पड़ता, या फिर करप्ट ऑफिसर्स के हाथ में पावर नहीं आती। काफ़ी अच्छा संगठन है यूरोपियन यूनियन, जिसकी ये 2 फेजेस थे हिस्ट्री के, और बहुत से फेजेस आएंगे यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री के बारे में, वो हम आगे बहुत से पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे, वो सही है। तो ये था यूरोपियन यूनियन के बारे में पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको इंट्रो और उनकी हिस्ट्री के 2 फेज के बारे में बताया। मिलता हूँ जल्द इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।